कभी सोचा है कि हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? अरे, एक ही घर में पले बढ़े दो भाई बहन भी सोच और व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क रख सकते हैं। तो आज हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की मदद से इसी रहस्य को समझने जा रहे हैं कि आखिर हर इंसान इतना अनोखा, इतना यूनिक क्यों है। देखिए, शारीरिक बनावट के अंतर तो साफ नजर आ जाते हैं, है ना? कोई लंबा है, कोई छोटा। लेकिन असली कहानी तो हमारे मनोवैज्ञानिक अंतरों की है। सोचिए जरा, एक ही मुश्किल सिचुएशन में दो लोग कितने अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। एक शायद घबरा जाता है और दूसरा बिल्कुल शांत रहकर हल ढूंढ लेता है। बस यही मनोवैज्ञानिक अंतर हमारी दुनिया को इतना रंगीन और दिलचस्प बनाते हैं। तो सवाल ये है कि मनोविज्ञान इस अनोखेपन को समझाता कैसे है। दरअसल इस चीज के लिए एक खास शब्द है, वैयक्तिक विभिन्नताएं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आसान भाषा में कहें तो हम सभी के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के कुछ खास पैटर्न होते हैं। ये पैटर्न काफी हद तक स्थिर रहते हैं, मतलब समय के साथ ज्यादा बदलते नहीं, और यही पैटर्न मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। यही हमारी खास पहचान है। तो ये मनोवैज्ञानिक गुण, या कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर हैं क्या? कौन सी खास चीजें हैं जो हमें परिभाषित करती हैं? मनोवैज्ञानिकों ने हमारी पहचान के कुछ मुख्य हिस्से पहचाने हैं, जैसे कि बुद्धि यानी हमारी सीखने समझने की शक्ति, अभिक्षमता यानी किसी खास फील्ड में कुछ अच्छा कर दिखाने की हमारी नेचुरल काबिलियत, अभिरुचि यानी वो चीजें जिन्हें करने में हमें मजा आता है, व्यक्तित्व जो हमारे व्यवहार का एक खास अंदाज है, और मूल्य यानी हमारे सिद्धांत। आज के इस विश्लेषण में हम सबसे ज्यादा चर्चित और बहस वाले गुण पर ध्यान देंगे, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाना नहीं है। इसका असली मतलब तो ये है कि कोई इंसान नई चुनौतियों का सामना कैसे करता है और मुश्किलों को सुलझाने के लिए अपने ज्ञान और संसाधनों का इस्तेमाल कितनी असरदार तरीके से करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बुद्धि असल में है क्या? इस बात को लेकर मनोवैज्ञानिकों के बीच एक बहुत लंबी और मजेदार बहस चलती आ रही है। ये एक बहुत ही सरल सा सवाल है, लेकिन यही सवाल इस पूरी बहस के केंद्र में है। क्या होशियारी का कोई एक ही पैमाना है, या फिर स्मार्ट होने के कई अलग अलग तरीके हैं? बस इसी एक सवाल ने बुद्धि को समझने के दो बड़े रास्ते बना दिए। तो देखिए, बुद्धि को समझने के ये दो मुख्य तरीके हैं। एक तरीका, जिसे साइकोमेट्रिक अप्रोच कहते हैं, वो ये मापने की कोशिश करता है कि कोई व्यक्ति कितना स्मार्ट है, जैसे आईक्यू टेस्ट से करते हैं। वहीं दूसरा तरीका, जिसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कहते हैं, वो ये समझने की कोशिश करता है कि एक स्मार्ट व्यक्ति असल में सोचता कैसे है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो दिमाग में कौन कौन से स्टेप्स लेता है। तो चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये बहस शुरू कहाँ से हुई। एक दौर था जब बुद्धि को एक अकेली मापने लायक चीज माना जाता था। चार्ल्स स्पीयरमैन नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनका मानना था कि बुद्धि एक तरह की मानसिक ऊर्जा या मेंटल हॉर्स पावर जैसी है। उनका कहना था कि जिसके पास ये ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, वो हर तरह के दिमागी काम में, चाहे वो मैथ्स हो या लिटरेचर, उतना ही बेहतर होगा। उन्होंने इसी को जी फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस कहा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जल्द ही बुद्धि के इस सरल से आइडिया को चुनौती मिलने लगी। मनोवैज्ञानिकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्या सच में स्मार्ट होने का सिर्फ एक ही तरीका है? यहाँ एंट्री होती है लुइस थर्स्टन की, जिन्होंने स्पीयरमैन को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं, बल्कि 7 अलग अलग क्षमताओं का एक ग्रुप है। मतलब थर्स्टन के अनुसार कोई व्यक्ति गणित में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी भाषा भी उतनी ही अच्छी हो। ये दोनों अपने आप में अलग अलग काबिलियत हैं। इसके बाद आए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जिन्होंने बुद्धि को क्लासरूम और किताबों से बाहर निकालकर असल दुनिया से जोड़ा। उनकी घटिकीय बुद्धि यानी बुक स्मार्ट्स आपको एक मुश्किल पहेली सुलझाने में मदद करती है। अनुभविक बुद्धि या क्रिएटिव स्मार्ट्स आपको कुछ नया सोचने, एक नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित करती है। और सांदर्भिक बुद्धि, जिसे हम स्ट्रीट स्मार्ट्स कहते हैं, वो आपको ये सिखाती है कि किसी अनजान शहर में रास्ता कैसे खोजना है। और फिर
फिर आए जेपी गिलफर्ड, जिन्होंने इस आइडिया को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने एक इतना कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाया जिसमें बुद्धि के 180 अलग-अलग प्रकार हो सकते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुद्धि की हमारी समझ एक अकेले जी फैक्टर से कितनी ज्यादा जटिल और विस्तृत हो चुकी थी। और अब आते हैं एक ऐसे विचार पर जिसने हमारी सोच को सचमुच पूरी तरह से बदल दिया। ये है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि स्मार्ट होने का कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि कम से कम 8 अलग-अलग तरीके हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। एक महान संगीतकार, एक टैलेंटेड एथलीट या एक ऐसा दोस्त जो दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता हो, गार्डनर के हिसाब से ये सभी अपनी अपनी तरह से इंटेलिजेंट है। तो इस पूरी यात्रा से हम क्या सीखते हैं? इन सभी सिद्धांतों से गुजरने के बाद आज के समय में बुद्धि को कैसे समझा जाता है? इसका मतलब है कि इंटेलिजेंट होना सिर्फ हालात के हिसाब से खुद को ढालना नहीं है, जैसे रेगिस्तान में पानी खोजना, बल्कि इंटेलिजेंस हालात को अपने हिसाब से बदलना भी है, जैसे रेगिस्तान में एक नखलिस्तान बना देना। ये दुनिया को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आकार देने की काबिलियत है। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि स्मार्ट होने की परिभाषा अब बहुत बड़ी हो गई है। हम ये समझ चुके हैं कि होशियार होने का कोई एक पैमाना नहीं है, बल्कि इसके अनगिनत तरीके हैं और हर तरीका अपने आप में खास और कीमती है। तो ये विश्लेषण इसी एक सवाल के साथ खत्म होता है। हर किसी के पास अपनी अनूठी शक्तियां होती हैं। किसी की शब्दों की समझ मजबूत हो सकती है तो किसी की संगीत की। अपनी उन शक्तियों को पहचानना ही खुद को बेहतर समझने की दिशा में पहला कदम है।